सादर प्रणाम। ब्रज पाठशाला विद्या भारती संवाद केंद्र से अक्षर ज्ञान, जिसे अंकों का ज्ञान है, वो सीरीज चल रही थी। उसमें दूसरा पार्ट, जो मूल अंक हैं जिन्हें फंडामेंटल डिजिट कहते हैं, वो हमने 1 से 2 तक 0, 1, 2 को हमने पढ़ा। अब हम आज से आगे 2 से आगे 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9, 10 तक हम जो है स्टडी करेंगे। इनको फंडामेंटल डिजिट या मूल अंक कहते हैं। तो हम यदि बात करें यहाँ पर कि 3 की, 2 तक हमने पूरा कर लिया। अब इसमें जो 3 का अंक होता है, अब ये 3 का अंक जो है क्या है, सबसे पहले हम यहां से देखेंगे। तो 3 दूसरी विषम संख्या है, दैट इज द सेकंड ऑड नंबर। तो दूसरी विषम संख्या है और दूसरी अभाज्य संख्या भी है। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें इसके भाजक 2 ही होते हैं, क्योंकि 3 में 3 से डिवाइड होगा और 3 में 1 से डिवाइड होगा। और जब 2 भाजक होते हैं तो उनको अभाज्य संख्या कहा जाता है, जिनको प्राइम नंबर कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं। दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे तो 3 जो अक्षर है, इसको 3 अंक जो है मूल अंक का नेचुरल नंबर, ये तीसरा है, इसको प्राकृतिक अंक भी कहते हैं। इसके बाद में 4 की बात करेंगे, जो 4 है ना, 4 वाला जो अंक है, जिसको 4 वाला डिजिट कहेंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 4 को FOUR लिखा जाता है। अब 4 को FOUR जो आप देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको लिखने में अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो 4 अक्षर हैं, वो 4 यानी 4 को व्यक्त करता है, और कोई भी संख्या इस तरह की नहीं है कि जिसको लिखने में उतने ही अंकों का प्रयोग किया जाए। ये सबसे बड़ी विशेषता होगी 4 की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 4 सबसे छोटी जो 4 है, इसको सबसे छोटी संयुक्त संख्या कहते हैं। अब संयुक्त संख्या की हम बात करेंगे तो संयुक्त संख्या का मतलब है कि कंपोजिट नंबर, इसको हम संयुक्त संख्या कहेंगे या इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें कि 4 वाला जो अंक होता है, 4 वाला जो मूल अंक होता है, उसको हम संयुक्त संख्या कहते हैं, या इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, या एक तीसरा नाम है जिसको भाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो जो संख्याएं अभाज्य होती हैं, उनके अलावा जो है भाज्य संख्याएं होती हैं, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कही जाती है, जिसको लिखने में FOUR 4 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण वर्गमूल संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकालें, स्क्वायर रूट निकालें तो 2 होता है। तो ये संयुक्त संख्या क्या होती है, एक लाइन में यदि इसको हम देखें, किस तरह से बताना है कि 4 कौन सा नंबर है, तो ऐसी संख्याएं जिनके भाजकों की संख्या 2 से ज्यादा हो, मतलब जिनके जो डिवाइजर हो, जिन्हें हम डिवाइजर भी कहते हैं, जिन्हें भाजकों की संख्या भी कहा जाता है, तो जिनके भाजक जो है 2 से अधिक होते हैं, उनको हम कहते हैं यहां पर संयुक्त संख्याएं। अब कैसे होते हैं, जैसे हम 4 की बात करें तो 4 की बात करेंगे तो हमें ये पता है कि जब 4 की हम बात करते हैं तो 4 वाला जो नंबर होता है, उसमें 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4 से जो है 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जिनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उनको डिवाइजर के नाम से जाना जाता है, या जिनको हम कहते हैं भाजक। तो ऐसी संख्याएं जिनके भाजक 2 से अधिक होते हैं, उन्हें संयुक्त संख्याएं कहते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। तो कंपोजिट नंबर जो है 4 सबसे छोटा है। दूसरी बात, जब हम 4 या जिसके हम 4 कहते हैं, 4 जो शब्द है उसको यदि देखें तो चक्र से बना हुआ है। तो ये जो 4 है, ये चक्र से बना हुआ है। तो जब किसी अंक का मल्टीप्लाई करें तो वही अंक पुनः रिपीट होने लगे तो उसको पावर साइकिल कहते हैं।
घातांकीय चक्र कहते हैं, और वो मैक्सिमम पावर साइकिल 4 होती है, 4 होती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 का एक बार गुणा किया तो 2 ही रहेगा भाई, 2 का एक बार मल्टीप्लाई किया तो 2 रहेगा, 2 का मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया आपस में तो ये 4 हो जाएगा, और 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, जो 6 आएगा पीछे। और जैसे ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 हो जाएगा, जो 2 रिपीट हो जाएगा। तो कोई भी अंक हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो मैक्सिमम 4 तक तो वो चेंज होता है, और जैसे ही 5 टाइम्स यानी 5वीं बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर से रिपीट होने लगता है। इसी को किसी भी संख्या का अधिकतम घातांकीय चक्र कहते हैं। किसी भी नंबर का, इसको पावर साइकिल के नाम से जाना जाता है, यानी मैक्सिमम पावर साइकिल किसी भी अंक की जो होती है वो 4 होती है, और 4 होती है तो 4 बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको अधिकतम घातांकीय चक्र के नाम से जाना जाता है। हम इसको कहते हैं अधिकतम घातांकीय चक्र। तो अधिकतम घातांकीय चक्र का मतलब है कि जो कोई अंक है उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 4 तक मैक्सिमम बदलेगा, उसके बाद में वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम 4 की बात करें, 4 की बात करें तो 4 बहुत सारी चीजें हैं जो चक्र को प्रदर्शित करती हैं। जैसे हम बात करेंगे तो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 की बात करें तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 की बात करें तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यदि हम इस तरह से 4 की बात करें, 4 मुख्य दिशाएं भी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो 4 का बड़ा महत्व है। तो हम इस तरह से 4 को देखेंगे तो 4 अवस्थाएं भी होती हैं व्यक्ति की, जिसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास भी कहते हैं। तो इसके बाद ये 4 अवस्थाएं, फिर उसके बाद में जिंदगी फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जहां भी चक्र की बात करें, जहां भी पूर्णता की बात करें, जहां भी कंप्लीटनेस की बात करें, वहां पर 4 आता है। तो 4 इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिजिट है क्योंकि 4 की सबसे बड़ी विशेषता वही जो मैंने बताई थी कि 4 लिखा जाता है। 4 की दूसरी वाली विशेषता मैंने बताई कि ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4 की बात करें तो 4 सबसे पॉपुलर नंबर है, जिसका मैक्सिमम पावर साइकिल 4 होती है। किसी भी संख्या को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि जब कभी भी हम ऐसा करते हैं तो 4 को मैक्सिमम पावर साइकिल जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि 5 जो नंबर है, 4 के बाद में 5 आता है, जिसको 5 कहा जाता है। इसको हम 5 पढ़ते हैं ऐसे, या इसको हम जो है 5 लिखते हैं। तो 5 यहां पर है। अब ये जो है 5वां नंबर किस तरह का है? तो ये 1 नंबर ऑड होता है, फिर 3 नंबर ऑड होता है, फिर 5 नंबर है, तो तीसरी विषम संख्या है। 5 जो है तीसरी विषम संख्या है। दूसरी हम बात करेंगे तो 5 जो है जिससे प्रकृति का निर्माण हुआ है, ऐसे अवयवों की संख्या 5 होती है, जिसको हम कहते हैं भगवान में 5 के 5 तत्व आ जाते हैं। जैसे भूमि आ जाती है, फिर गगन आ जाता है, फिर जो है भूमि, गगन, और उसके बाद में आग आ जाता है, और वायु आ जाती है, और नीर आ जाता है। ये तत्व जो 5 है जिससे प्रकृति का निर्माण हुआ है, ये 5 वाली संख्या इस तरह से प्रदर्शित करती है, जिससे हम छित जल जो है गगन समीरा कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, जिससे शरीर का निर्माण होता है। या प्रकृति के जो मुख्य अंग हैं वो भी 5 जो है इस तरह की संख्या है। एक और खास बात है कि 5 में 5 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, पीछे 5 ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करें तो भी 5 आएगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 होता है, तो 5 पीछे आ गए। और 5 का मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर 3 बार ऐसे, तो ये 125 आ जाएगा, तो भी 5 रहता है। 5 का मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो भी 5 ही रहेगा, पीछे इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 5 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए, 5 एक ऐसा जो है डिजिट है, ऐसा अंक है कि इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई आप करें, पीछे 5 ही रहता है, 5 ही रहता है। दूसरी बात, दूसरी जो है कंपोजिट संख्या है, क्योंकि पहली जो है ये प्राइम नंबर है तीसरा,
जिस तरह से 2 होता है प्राइम नंबर, फिर 3 होता है प्राइम नंबर, फिर 5 होता है, तो ये तीसरा प्राइम नंबर भी है और तीसरा विषम नंबर भी है जिसको ऑड नंबर कहते हैं। और 5 एक ऐसी संख्या है जो 5 एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात, यदि हम यहाँ पर देखें तो अंक में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो यदि अंकों की बात करें तो ये छठवां जो है डिजिट है। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवां डिजिट हो जाएगा मूल अंकों में 5। तो 5 को यदि हम कल्पना करके देखें तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वैसे हम बात करेंगे तो ये 5 जो है अंक भी इस तरह से होते हैं 1 2 3 4 5, इसका हम काउंटिंग में उपयोग करते हैं, वैसे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 5 जो है ये काफी महत्वपूर्ण अंकों में से एक है। इसके बाद का अंक हम देखेंगे तो छठवां 6 जो है, छठवें की हम बात करेंगे तो ये 6 सबसे बड़ी बात है कि वेदांग 6 होते हैं। 6 वाला जो नंबर है वो तीसरा जो है, जैसे 2 पहला इवन नंबर है, 4 दूसरा इवन नंबर है और 6 तीसरा इवन नंबर है जिसको सम संख्या कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि 6 तीसरी जो है सम संख्या है, तो तीसरी सम संख्या हम इसको कह सकते हैं। और यदि हम बात करेंगे यहां पर तो 6 एक पूर्ण संख्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली पूर्ण संख्या, पहला परफेक्ट नंबर इसको कहा जाता है। तो परफेक्ट नंबर जो पहला है उसको कहा जाता है 6। अब ये परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर का मतलब होता है जिसमें भाग जाने वाली संख्याओं को जोड़ें तो ठीक दोगुना हो जाए। जैसे परफेक्ट पर्सन ढूंढना मुश्किल है, वैसे ही परफेक्ट नंबर भी बड़े गिने चुने नंबर हैं। तो परफेक्ट नंबर जो है 1 से 100 तक केवल 2 होते हैं, जिसमें एक 6 होता है, एक 28 होता है। अब ये परफेक्ट नंबर जो है हमें नहीं पता होता है, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको समझेंगे कि ये जो 6 है, 6 में डिवाइड होगा 1 से भाग चला जाएगा, पूरा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 से हम इसमें डिवाइड करें तो 3 बार भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से हम भाग इसमें देंगे, 3 से भाग देंगे तो भी भाग चला जाएगा। और ऐसे ही हम 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग तो 6 में चला ही जाएगा। इनको सभी को हम जोड़ें, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 है और उसके बाद में 3 को जोड़ा, फिर उसके बाद में 6 को ऐड किया तो ये एग्जैक्ट 12 हो गया, जो कि इस संख्या का ठीक दोगुना है। तो जिन संख्याओं का भाग जाए, जिन नंबर से किसी संख्या को विभाजित किया जाए, उन सभी नंबर को जोड़ा जाए, क्योंकि सभी नंबर ये डिवाइजर कहलाते हैं, भाजक कहलाते हैं। इन भाजकों का योगफल संख्या के ठीक दोगुने के बराबर हो, तो संख्या के ठीक दोगुने के बराबर होता है, तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो 6 जो है पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या, 6 पहली पूर्ण संख्या है। इससे पहले कोई भी संख्या ऐसी नहीं होती, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है जिसमें भाग जाने वाले नंबर का योगफल, भाग जाने वाले नंबर का सम संख्या के ठीक दोगुने के बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि 10 में भाग देंगे तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, इसमें 5 से भाग चला गया, उसके बाद में 10 से भाग जाएगा। इन सभी को हम जोड़ें तो आप देखेंगे यहाँ पर 18 हो गया। ये 18 यहाँ पर हो रहा है क्योंकि 1 और 2 3 और 5 8 और 10 18, दोगुना नहीं हुआ, ये दोगुना नहीं हुआ। ऐसे किसी का भी दोगुना नहीं होगा, या तो दोगुने से कम होगा या दोगुने से ज्यादा होगा। ये 6 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका योगफल यदि देखेंगे तो ये दोगुने से ज्यादा हो जाएगा, तो दोगुने से बराबर हो जाएगा और सभी का दोगुने से कम ज्यादा होगा। ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो 6 इज द परफेक्ट नंबर। इसीलिए वेदांग 6 है। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि वेदांग 7 क्यों नहीं? तो परफेक्ट जो है डिवीजन ये 6 में ही किया जा सकता है। तो ये 6 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है कि ऐसे नंबर जिनके डिवाइजर का सम संख्या के दोगुने के बराबर हो, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? 1 से 10 तक आपसे पूछा जाए, फ्रॉम 1 to 10 है ना, 1 से 10 तक आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 10 तक परफेक्ट नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पर एक 0 आया, इसलिए परफेक्ट नंबर 1 ही होगा। 1 से 10 तक टोटल नंबर में परफेक्ट नंबर पूछा जाए तो केवल 1 होगा, वो होता है 6।
और ऐसे ही एक पूछा जाए, इसी से बन गया कि 1 से लेकर के 100 तक कितने परफेक्ट नंबर होते हैं, तो 100 में 2 जीरो है, इसलिए परफेक्ट नंबर 2 ही होंगे, तीसरा नहीं हो। 1 से 100 तक परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो केवल 2 होंगी, इसके अलावा संख्या नहीं होती। तो 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 6 इज द फर्स्ट परफेक्ट नंबर। तो 6 जो होता है पहली पूर्ण संख्या होती है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है, इसका योगफल भी, इसको दूसरे तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि इसका योगफल भी जो होता है, जैसे हम यहां पर देखें कि 6 को जब है यहां पर देखा जाए कि 6 में एक तो हमने ये देखा, दूसरा 6 में यदि हम देखेंगे कि इसकी दूसरी विशेषता क्या है, तो आप देखिए 6 की जब हम बात करते हैं, यहां पर मैंने 6 लिखा, तो 6 में 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है। 6 को हम नहीं लेते, 6 से छोटे भाजक 1 2 3 है। अब इनको जोड़े ना 1 2 3, यानी 1 + 2 + 3 जोड़े तब भी 6 होता है, और 1 × 2 × 3 करें तब भी 6 होता है। बड़ी खास बात है। तो एकमात्र ऐसी संख्या कि जिसके भाजक, इनको प्रॉपर भाजक कहते हैं। प्रॉपर भाजक का मतलब जिसमें मैंने 6 नहीं लिया हुआ है, यानी संख्या को न ले, उससे छोटी संख्याओं को लिया जाए जिनका भाग जाए। तो 6 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके जो डिवाइजर है उनको जोड़ने पर भी 6 आता है और मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आता है। तो 1 2 3 का मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आ रहा है, और 1 2 3 को जोड़ें तब भी 6 आ रहा है। ये 6 की सबसे बड़ी विशेषता है। तो 6 इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, इसको इंटरेस्टिंग नंबर भी कहा जाएगा, बड़ा रोचक नंबर है ये, क्योंकि इसमें 1 2 3 से भाग जा रहा है, 1 2 3 को जोड़ें तब भी 6, 1 2 3 का मल्टीप्लाई करें तब भी 6 होता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। अब इसके बाद हम 6 के बाद हम लेंगे जो 7 है, 6 के बाद 7 आ गया, तो 7 एक ऐसा नंबर है, 7 की जब हम बात करेंगे 7, तो 7 एक ऐसा नंबर है कि अभी भारतीयों ने 7 दिनों को बनाया। सनातन धर्म में 7 डेज की संकल्पना सबसे पहले आई। तो जो है हम 7 दिन की बात करें तो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है और रविवार है। ये 7 दिन ही आज तक दुनिया में है, 8वां दिन नहीं बन पाया। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया को। पूरा वर्ल्ड जो है समय को 7 भागों में ही बांट करके देता है, जिसको हम सप्ताह कहते हैं। तो 7 जो है कितना इंपॉर्टेंट, 7 दिन जो है आप देखेंगे तो 7 से ही बना है सप्ताह, और सप्ताह बनाए जिसे वीक कहते हैं, और इसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम हफ्ता कहते हैं। एक नाम है जिसको सप्ताह, इसको हफ्ता। तो आमतौर पर यह भ्रम है, लोग कहते हैं कि 7 दिन के पीरियड को हम सप्ताह कहते हैं और 8 दिन के पीरियड को हफ्ता कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, 8वां दिन लाएंगे कहां से, होता ही नहीं, 7 ही दिन होते हैं टोटल। तो केवल इसका कारण ये है कि अरबी भाषा में स को ह बोला जाता है, और स को ह बोला जाता है, इसीलिए सिंधु से हिंदू बना। तो केवल इतना है कि स को ह बोलने की वजह से सप्ताह और हफ्ता का मतलब एक ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसमें भी 7 दिन होते हैं और इसमें भी 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन के पीरियड को सप्ताह कहते हैं, वीक कहते हैं। तो इस तरह से हम इसकी बात करेंगे तो हमें पता लग गया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिसको वीक कहा जाता है, हफ्ता में भी 7 दिन होते हैं। ये भ्रम हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरी बात जो कैलेंडर होता है, जो कैलेंडर आमतौर पर जो है, एक हमारा जो वर्ष चल रही है, जैसे 2022 है इस समय वर्तमान में, तो 2022 में जो कैलेंडर है आमतौर पे आपको ऑफिस में मिल जाएगा, घर में मिल जाएगा, किसी बैंक में मिल जाएगा, किसी और ऑफिस में, जहां भी आप जाएंगे तो ये कैलेंडर बड़ा पॉपुलर होता है, आपको हर जगह मिलेगा। उस कैलेंडर के टोटल यूनिट 7 होते हैं। टोटल यूनिट आप देखें ना कैलेंडर के, तो कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैलेंडर है जो आमतौर पर पॉपुलर है पूरी दुनिया में, पॉपुलर कैलेंडर है, इसका नाम क्या है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है। तो जो कैलेंडर है इसका नाम है जॉर्जियन कैलेंडर। तो जॉर्जियन कैलेंडर इसको कहा जाता है, या दूसरा नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आमतौर पर ये हमें नहीं पता है कि इस कैलेंडर का नाम क्या है, तो इस कैलेंडर के नाम को सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जॉर्जियन कैलेंडर कहा जाता है। सबसे पहले कैलेंडर को थोड़ा सा ठीक ठाक बनाने के लिए
मिस्टर जॉन ग्रेगरी नाम था, तो जॉन ग्रेगरी की वजह से उसको जॉर्जियन कैलेंडर कहा जाता है, और ग्रेगरी की वजह से ग्रेगोरियन कह देते हैं। तो ये दोनों नाम बड़े पॉपुलर हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैलेंडर जो टंगा रहता है सब जगह, उसका नाम क्या है, आमतौर पर लोगों को नहीं पता रहता है। तो ये जॉर्जियन कैलेंडर होता है। अब ये जो कैलेंडर होता है, इसमें देखिए सबसे बड़ा यूनिट होता है वर्ष, क्योंकि आमतौर पर कैलेंडर एक वर्ष के लिए होता है, तो एक वर्ष के लिए होता है। तो बड़ा यूनिट जो कैलेंडर का होता है वो वर्ष होता है, जिसमें 365 दिन या 366 दिन होते हैं। डिपेंड करता है कि वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, जिसको हम कहते हैं अधिवर्ष। तो अब जो है वर्ष होता है, एक वर्ष को 2 भागों में बांट दें तो उसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं छमाही। इसको छमाही कहते हैं, या इसको सनातन संस्कृति में आयन कहा जाता है। जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन कहते हैं, तो आयन भी कहा जाता है इसको। तो छमाही कहने से ये पता लग जाता है कि 6 माह का पीरियड। इसका मतलब एक वर्ष में 2 छमाही होंगे, किसी भी कैलेंडर में 2 छमाही होते हैं। तो ये दूसरा यूनिट हो गया समय का, कि छमाही जो है एक समय का ऐसा यूनिट है जो 6 महीने का पीरियड होता है। तीसरा होता है जिसको तिमाही कहते हैं, या इसको क्वार्टर कहा जाता है। इसको क्वार्टर कहा जाता है, इसको जो है छमाही को 6 मंथ वाला पीरियड कहा जाता है। तो ये जो तिमाही होता है ये 3 महीने का पीरियड होता है। इसका मतलब एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, और 4 तिमाही होते हैं, तो ये तीसरा यूनिट हो गया। और इसके बाद में जो है तीसरा के बाद में, तिमाही के बाद में महीना होता है, जिसको मंथ कहा जाता है, मास कहा जाता है, महीना कहा जाता है, जो 30 दिन का पीरियड होता है। महीने का मतलब 30 दिन, महीने का मतलब न 31 होता है, न 30 होता है, न 28 होता है, न 29, मतलब उसको हम जो एवरेज है वो 30 दिन के पीरियड को महीना मान के चल करते हैं। तो महीना ये चौथा यूनिट हो गया समय का। एक महीने को 2 भागों में बांट देते हैं तो उसको पक्ष कहा जाता है। एक महीने को 2 भागों में बांट देंगे तो 15 दिन का पीरियड जो होता है उसको पक्ष कहा जाता है। पहला महीने में जो पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और महीने का दूसरा जो 15 दिन का पीरियड होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण मतलब काला, काला का मतलब काली अंधेरी रात है, जिनमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है 15 दिन में, उसको कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं, और जिनमें चंद्रमा दिखाई देता है उनको शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। इसीलिए शब्द बना है ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये होता है। इस तरह से पक्ष के बाद 15 दिन का पीरियड हो गया। पक्ष के बाद में सप्ताह, पक्ष में जो है पक्ष के नीचे सप्ताह आता है, और सप्ताह के नीचे सबसे छोटा यूनिट कैलेंडर का होता है दिन। तो किसी भी कैलेंडर में देखेंगे तो देखिए कितने यूनिट हो गए। कैलेंडर में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी कैलेंडर में 7 यूनिट। दिन से छोटा नहीं होता। दिन से छोटा आप करें कि साहब जो है आप कहें कि हमारे यहाँ एक फंक्शन है जो 6.5 दिसंबर को है, तो ऐसा नहीं होगा। 6 को होगा या 8 को होगा, उसमें 6.5 या 5.5 का कोई मतलब नहीं होता। कैलेंडर में इससे छोटा यूनिट नहीं होता, दिन से छोटा यूनिट कोई भी नहीं होता। कैलेंडर में 7 यूनिट होते हैं। हर कैलेंडर, दुनिया के किसी भी कैलेंडर में आप देखेंगे, किसी भी प्रकार के कैलेंडर में देखेंगे तो 7 यूनिट बनेंगे। तो ये 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक परंपरा है सनातन धर्म में जिसे हम 7 फेरे कहते हैं। 7 फेरे का मतलब 7 जो है समय के जो यूनिट है उनको साक्षी मान करके वचन दिया जाता है। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर बताया जाता है समय को साक्षी मानकर, और समय को साक्षी मानकर देते हैं। तो 7 कितना महत्वपूर्ण है। 7 की बात करेंगे तो ये भी एक पता लग गया हमें कि 7 फेरे की बात क्यों, कल्पना क्यों की जाती है। ये भी पता लग गया कि 7 यूनिट होते हैं टोटल। तो 7 वाला जो डिजिट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7 वाला जो डिजिट है हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। और एक और बात जो 7 की है बड़ी खास बात, कि एक वाले अंकों में 6 बार लिख दूं। एक वाला जो अंक है मान लेते हैं ऐसे मैंने लिखा 6 बार, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा। 2 को मैं 6 बार लिख दूं तो भी 2 को मैंने 6 बार यहां पर लिखा और 7 से डिवाइड किया तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा भाग चला जाएगा। 7 एकमात्र ऐसा है। 7 की बात करें तो देखिए 3 को मैंने लिख दिया यहां पर 6 बार, और इसमें 7 से भाग देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, शेष फल बचेगा ही नहीं, पूरा भाग चला जाएगा। 7 एक जो है कितना इंटरेस्टिंग नंबर, इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं। तो 7 जो है इस तरह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। दूसरी बात हम 7 की देखेंगे कि एक अंक वाली संख्या को 7 टाइम्स लिख दिया जाए, या मैंने लिखा है यहां पर 23 और 23 और 23, 2 अंक वाली संख्या को मैं लिख दूं 3 बार तो भी 7 से भाग चला जाएगा।
या मान लेते मैंने लिख दिया 415 और 415, 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दें तो भी 7 से भाग चला जाएगा। 7 एक वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है। एक अंक की संख्या को 6 बार लिखा जाए, सिंगल डिजिट नंबर 18 6 टाइम्स, तो भी 7 से डिवाइड होता है। और डबल डिजिट नंबर को 3 बार लिख दे जाए तो भी 7 से डिवाइड हो जाता है। इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी नंबर आप लिख दें, चाहे मैंने 10 को लिख दिया, 10 को 3 बार ऐसे लिख दिया, अब इसमें 7 से भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, कोई भी जो है रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाए। 7 बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर होता है। तो जब पूरा सभी डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 7 और 7 का बड़ा महत्व है। इसीलिए हम 7 जन्मों की बात करते हैं, 7 जन्मों की बात करते हैं, 7 लोगों की बात करते हैं, 7 फेरों की बात करते हैं, सप्ताह की बात करते हैं, 7 दिन की बात करते हैं, क्योंकि 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। तो 7 से हम परिचित हो गए। 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 7 के बाद जो है 8 वाला, इसके बाद हम 8 की तरफ चलेंगे कि 8 वाला जो नंबर होता है वो किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। तो 8 वाला नंबर हम देखेंगे कि 8 वाले नंबर को किस तरह से हम यहाँ पर विचार करेंगे 7 के साथ साथ। तो 7 के साथ साथ हम 8 को देखते हैं। 8 के बाद में एक नंबर, तो 8 वाले को यदि हम देखेंगे 7 के बाद में 8 वाला जो नंबर है, तो 8 जो अंक है आप देखेंगे इसको, तो ये 0 की तरह यहां से शुरू होगा, यहां पर बंद हो जाएगा, चारों तरफ से बंद है और चारों तरफ से बंद है। तो 8 वाला जो अंक है वो चारों तरफ से बंद है। दूसरी बात, 8 को ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी संख्याओं को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए तो 8 सबसे पहले आएगा। 8 सबसे पहले आएगा। ई वाला जो अक्षर है वो सबसे पहले आएगा। जैसे देखा, जैसे 1 को मैंने लिखा ONE, इसमें O आ रहा है जो ई के बाद आता है। मैंने 2 को लिखा यहां पर TWO, T आ रहा है जो ई के बाद आता है। मैंने 3 लिखा तो इसमें THREE ऐसे लिखते हैं, तो T बाद में आता है, ई के बाद में आता है। कोई भी संख्या, कोई भी अंक ई से पहले नहीं आता। अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पहले डी आता है, सी आता है, बी आता है, ए आता है, इनसे कोई भी संख्या शुरू नहीं होती। तो 8 वाला एकमात्र ऐसा अंक है, 8 एकमात्र ऐसा अंक है कि यदि इसको डिक्शनरी के क्रम में लिखा जाए, डिक्शनरी यानी शब्दकोश के हिसाब से लिखा जाए, तो 8 सबसे पहले आएगा। 8 सबसे पहले आएगा क्योंकि ई सबसे पहले आएगा। तो ई की जब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा अंक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखी जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के हिसाब से अरेंज की जाए, तो वो सबसे पहले कौन से आएगा, तो 8 ही आएगा। 8 को 8 लिखा जाता है, तो 8 लिखा जाता है। तो वैसे भी हम इस तरह से बात करें तो 8 एक इस तरह से इंटरेस्टिंग नंबर हो गया। दूसरी बात, ये दूसरा जो है क्यूबिक नंबर है। क्यूबिक नंबर का मतलब 1 का क्यूब करते हैं, 1 का 3 बार गुणा करते हैं तो 1 आता है, और 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है। 2 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करेंगे तो इसको दूसरा क्यूबिक नंबर या दूसरी घन संख्या कहा जाता है। 8 जो है दूसरी घन संख्या है, जिसको हम क्यूबिक नंबर से जानते हैं। तो क्यूबिक नंबर जो है 8 यहां पर हो गया। अष्टांगिक मार्ग की इसीलिए हम बात करते हैं। तो क्यूबिक नंबर के आधार पर देखा जाए तो ये 8 जो है यहां पर, तो 8 वाला इस तरह से इंटरेस्टिंग नंबर बनाया जाता है। तो 8 वाली जब भी हम बात करेंगे तब इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट जो डिजिट है जिससे मूल अंक पूरे हो जाएंगे वो है 9। तो 9 की हम बात करेंगे तो 9 जो है लास्ट वाला नंबर है जिसको इस तरह से लिखा जाता है 9। तो 9 जो है यहाँ पर लास्ट वाला नंबर है जिसको हम कहते हैं तीसरी पूर्ण वर्ग संख्या। और तीसरी पूर्ण वर्ग संख्या होती है जिसको कहा जाता है कि परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ये लास्ट वाला नंबर होता है। दूसरी महत्वपूर्ण 9 एक इंपॉर्टेंट नंबर कैसे है, जैसे हम 1 में 9 से डिवाइड करें तो इसको 1 लिखा जाता है और इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि 1 में 9 से डिवाइड करेंगे तो बार बार एक ही 1 आएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा।
एक आएगा, फिर यहाँ पर आगे करेंगे, फिर एक आएगा, अब ये चलता जाएगा लगातार और इसका कोई एंड नहीं होगा। तो ये 9 की सबसे बड़ी विशेषता है कि 9 का किसी में भी डिवाइड कर दिया जाए तो वो वही रहता है, उसके ऊपर बार आ जाता है। जैसे हम 2 को 9 से डिवाइड करें तो 0.2 बार होगा, 3 को 9 से डिवाइड करें तो 0.3 बार होगा, 4 में 9 का भाग दें तो ये 4 बार बार आएगा, ऐसे ही 9 में 9 का भाग दें तो 0.9 बार होगा, जिसका मतलब 1 होता है। तो 0.9 बार को 1 कहते हैं। 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर और ये लास्ट नंबर है, कंप्लीट नंबर है, इसीलिए हम नवग्रह की बात करते हैं। नवग्रह का मतलब जीवन यदि कहीं पर है तो 9 ग्रहों पर है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए नवग्रह की पूजा करते हैं, क्योंकि 9 से ऊपर तो कोई अंक ही नहीं होता। 9 से ऊपर तो 10 आ जाता है, जो 2 अंकों से संख्या बनी होती है, 1 और 0 को मिलाएंगे तो 10 होगा। इसका मतलब 9 से ऊपर कोई संख्या नहीं है, इसीलिए हम नवग्रह की पूजा करते हैं या 9 ग्रहों की कल्पना करते हैं। तो 9 की जब हम बात करते हैं, 9 की बात करते हैं, तो 9 एक कंप्लीट संख्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे, मैंने लिखा 179 मान लेते हैं और इसका मूलांक निकाला। मूलांक एक शब्द होता है जिससे ज्योतिष की पूरी गणना की जाती है। तो आप इस 9 के अंक की जो कल्पना देखिए, मूलांक का मतलब इसको जोड़ें तब तक जब तक 1 ना आ जाए। तो 1 को जोड़ेंगे और 7 को जोड़ेंगे, 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 9 17 हो गया। और 17 को यदि हम देखेंगे तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब यदि आप 1, 7, 9 को जोड़ें, कब तक जोड़ें, जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, उसको मूलांक कहा जाता है। और मूलांक कहा जाता है तो इस तरह से इसको वैसे इंग्लिश में डिजिटल सम कहा जाता है। तो डिजिटल सम का मतलब एक डिजिट तक जोड़ेंगे। अब इसको 8 आ रहा है, देखिए आप, और इस 9 को हटा दें तो भी 8 आएगा। मतलब 9 को मैंने हटा दिया और इसको केवल जोड़ा तो भी 8 आएगा। तो अब आप अंकों के योगफल में निकालें तो 9 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 5 और 9, तो अब इनको जोड़ेंगे तो आप देखिए 2 और 4 6 और 5 11 और 9 20 और 20 हो गया। तो 20 को फिर जोड़ेंगे तो 2 धन 0 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 धन 0 यहां पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे, अब इसको देखिए, 9 को हटा दे, 9 को हटा दिया, 4 और 5 9 को हटा दिया, तो उसके बाद कितना बचा, 2 बचा। तो मूलांक निकालते समय, एक सिंगल डिजिट निकालते समय 9 कितना इंटरेस्टिंग नंबर है यहां पर देखा जाए तो ये इंटरेस्टिंग नंबर कहता है। जैसे मैंने लिखा 309 और 309 में मूलांक निकालेंगे तो कंफर्म है, इसको काट देंगे तो 3 होगा। वैसे भी होगा, 3 और 9 कितने होते हैं, 3 + 0 + 9 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। 12 का मतलब 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर भी 3 हो रहा है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 9 वाला जो डिजिट है वो अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका उपयोग आप करें और या उसको छोड़ दें तो मूलांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम जब बात करते हैं, जब भी हम जन्म कुंडली या दूसरे मूलांक जिसमें निकाला जाता है, जिस डेट को व्यक्ति पैदा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कोई 12 मार्च को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक हो जाएगा 1 और 2 3, और उस मूलांक के आधार पर ही उसके कैरेक्टर को बताया जाता है, उसकी घटनाओं को बताया जाता है। तो ये मूलांक पर 9 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 9 वाला जो एक अंक है उसके साथ में किसी संख्या को लिया जाए तो ठीक और न लिया जाए तो ठीक। तो हमने 0 से 9 तक की यात्रा की। अब 0 से 9 तक की यात्रा की तो फिर एक बार और कल्पना करिए कि 0 से 9 तक को पहली बार किसी ने कल्पना की होगी, तब कैसे बनाया होगा। तो हम एक एक लेकर के चलते हैं कि पहली बार कल्पना की होगी, किसी ने तो बनाया होगा, और किसी ने बनाया होगा तो किस आधार पर बनाया होगा, इसको हम पहले से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला 0 होता है, मूल अंक जो है 0 होता है। अब 0 को लिखने में किसी भी एंगल का प्रयोग किया गया, एंगल यानी कोण, झुकाव। 0 एक ऐसा अंक है जिसमें कोई भी एंगल नहीं बनता, कोई भी एंगल नहीं बनता। अब जो है एक की मैं कल्पना करूं तो आमतौर पर एक को ऐसे लिख दिया जाता है और यहां पर इस तरह से बना दिया जाता है, यहां पर डॉट। अब यहां पर एक एंगल बना, एक को बनाने के लिए ऊपर एक एंगल, कभी कभी ऐसे हम बना देते हैं, वो नहीं, कल्पना जब की थी तब ऐसे बनाया गया तो यहां पर एक एंगल बन जाता है ऊपर की तरफ।
और यदि हम 2 की कल्पना करते हैं तो 2 को हम ऐसे बनाते हैं, तो यहां पर से ऐसे मिलाया जाता है, तो एक एंगल यहां बनता है, एक एंगल यहां बनता है, 2 एंगल बने तो 2 बन गए। अब यदि हम 3 की बात करें तो 3 की बात करते हैं तो एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। अब वो यहां घुमा दिया जाता है, वो तो बाद में जो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन किया गया, लेकिन सबसे पहले जो कल्पना की गई थी वो ऐसे की गई थी कि यहां पर एक एंगल बना, 2 एंगल बने, 3 एंगल बने तो 3 बन गए, तो 3 एंगल से 3 बना, 2 एंगल से 2 बना, 0 एंगल से 0 बना, 1 एंगल से 1 बना। अब हम 4 की बात करें तो 4 को आम तौर पर कैसे लिखा जाता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, 4 जो सबसे पहले लिखा गया तो वैसे ही लिखा गया। अब आप देखिए इसमें एक एंगल है, दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है, चौथा एंगल। एंगल तो 2 साइड के बीच में बनता है, तो जब ऐसे एंगल हम बनाते हैं तो एंगल ऐसे बनेगा 2 भुजाओं के बीच में। तो हमने 4 की जब कल्पना की गई थी तो एक एंगल बना। जब हम इसको बड़े स्तर पर देखेंगे तो आप देखिए 4 को हम ऐसे बनाए, तो यहां पर ये जो हम लेते हैं, यहां पर जब लिया जाता है तब आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जब भी हम देखेंगे तो ऐसे यहां से ऐसे मिला के, ये इधर जाता नहीं है, ये जो है इधर नहीं होता, तो एक एंगल यहां पर, दूसरा एंगल यहां पर, तीसरा एंगल ये, चौथा एंगल ये। अब इसको आप आगे बढ़ा दें तो उससे डिफॉर्मेशन कहा जाता है, मतलब उसमें बदलाव हो गया। जैसे कभी कभी संस्कृत के शब्दों से हिंदी के शब्द बना दिए जाते हैं ना, तो उनको तत्सम जो है तत्सम से तद्भव बन जाता है। तो सबसे पहले जो 4 की कल्पना की गई थी वो 4 एंगल के आधार पर की गई थी। अब यदि हम जिस तरह से 5 की बात करें तो यहां पर जो कल्पना की गई, तो आप देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, 5, ये थोड़ा सा यहां पर झुका होता है, 5 एंगल। जब 5 एंगल की बात की तो 5 बन गया। तो आपको कभी भी किसी की कल्पना जब प्राइमरी स्तर पर की जाती है, सबसे पहले की जाती है कि कोई चीज पहले कैसे बनी, उसके बाद में धीरे धीरे उसका बदलाव होना शुरू हो जाता है। यदि हम 6 की बात करें और 6 की बात करें तो इस तरह डिजिटल फॉर्म में लिखते भी ऐसे, ये सीधा होता है, डिजिटल फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, एकदम यहां से लेकर के यहां, यहां से लेकर के यहां। तो अब देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, 5वां एंगल, 6वां एंगल, तो 6 में 6 एंगल हो गए। तो 6 में 6 एंगल हो गए तो 6 बन गया। तो 0 में 0 एंगल, 1 में 1 एंगल, 2 में 2 एंगल, 3 में 3 एंगल, 4 में 4 एंगल, 5 में 5 एंगल, 6 में 6 एंगल। अब 7 को सबसे पहले कैसे बनाया था? 7 में यहां चिन्ह हो जाता है, यहां भी नीचे एक लाइन होती है। सबसे पहले 7 का लेट ऐसे ही बनाएगा, 7 का जो अंक बनाएगा वो सबसे पहले ऐसे ही बनाएगा। तो आप देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, 5वां एंगल, 6वां एंगल, 7